वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। योजना विश्लेषण के अगस्त माह के अंक में चूँकि अगस्त माह आज़ादी का है, 15 अगस्त उसमें आता ही है, तो इस माह की जो योजना का विशेष अंक आया है वो है स्वतंत्रता की अनकही कहानियाँ। इसमें स्वतंत्रता के संग्राम के दौर का एक, यानी आप कह सकते हो कि वो पूरा दौर है, यानी जिसमें हम उपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उसमें कई सारी ऐसी अनसुनी या जो है अनकही कहानियां हैं जो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता में उन्होंने योगदान दिया था, छोटा ही बड़ा अपना योगदान दिया था, लेकिन वो हमारे सामने उस तरह से नहीं प्रदर्शित होती हैं जिस तरह से उसे होना चाहिए। सरकार ने पिछले कुछ सालों से इस तरह की कहानियों को, इस तरह के नेताओं को, इस तरह के जो घटनाएं हैं उनको सामने लाने की कोशिश की है। उसी तरह के प्रयास के रूप में योजना ने भी अपने इस अगस्त माह के अंक में कई सारी ऐसी कहानियों को बताया है, जिसको हम अपने सुविधा के अनुसार 3 पार्ट में करके, पहले पार्ट में हम हर बार की तरह संपादकीय देखेंगे। संपादकीय देखिए क्या लिखा है, भारत के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों की अनकही कहानियाँ, यानी ऐसी कहानियाँ जो गुमनाम है, हमें पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं एक भूमिका निभाई थी, या वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं होती है। देखिए कई बार क्या होता है ना कि कुछ घटनाएं ऐसी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि वो लाइमलाइट ले लेती है। जैसे कई बार होता है ना, आप न्यूज़ में भी देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ जो बहुत चर्चा में हो जाते हैं, लेकिन उस दौरान कई ऐसे न्यूज़ जो उतने चर्चा में नहीं रहते लेकिन आपके लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो मिस हो जाती है। तो संभवतः यही रहा होगा जिसके कारण मिस हो गई है। उसको कोशिश किया है योजना ने पकड़ने की। कितना पकड़ पाया है, नहीं पकड़ पाया, इससे नहीं मतलब, जितना पकड़ पाया है उतना ही बहुत है। ठीक है, जैसे जलियांवाला बाग की हम बहुत कुछ कहते हैं, उसमें बहुत जो है दुखद घटना भी रहा है, एक कलंक है औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध, और उसने काफ़ी कुछ किया। लेकिन उसके कुछ समय पहले ही राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पे एक भीलों का एक आंदोलन हो रहा था, भीलों का एक संगठन था। वहाँ पे अंग्रेज़ों ने उससे ज़्यादा क्रूरता की थी, उससे 1.5 गुना ज़्यादा लोग मरे थे उसी साल। हाँ, उसी साल की बात है, नहीं उससे 6 साल पहले, सॉरी, उससे 6 साल पहले, तो 1913 की ही बात है, वो 1919 में हुआ था, लेकिन उसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। मानगढ़ धाम जो है, हमने पढ़ाया भी था आप लोगों को जब भील प्रदेश की बात हो रही है। इसमें भी इस तरह के बहुत सारे ऐसे अनकही कहानियाँ हैं। सेलुलर जेल की में किस तरह की चीज़ें हुई हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। एक रानी अबक्का हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी है। अगर ज़्यादातर लोगों से कहेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सब लोग जानते हैं, उनका योगदान तो है ही है, लेकिन एक रानी अबक्का भी रही हैं, दक्षिण भारत की रही हैं, जो है कर्नाटक के तुलुनाडु, या जो कर्नाटक का तटीय इलाका है वहाँ से रही हैं। वो महिला शासिका रही हैं, मातृवंशी व्यवस्था के तहत वो महिला शासिका रही हैं, और उन्होंने पुर्तगालियों के विरुद्ध अपने आंदोलन को, पुर्तगालियों के विरुद्ध उन्होंने लोहा लिया था, और जब तक उनका शासन रहा था वो पुर्तगाली वहाँ पे पैर नहीं जमा पाए थे, और उनको कहा जाता है कि वह पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रही हैं। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। दूसरे पार्ट में हम और देखेंगे कि गुजरात में क्या क्या ऐसे आज़ादी के बाकी रहे हैं। केलप्पन जो है, जिनको केरल का गांधी कहा जाता है, उनके बारे में समझेंगे। एक जम्बू द्वीप उद्घोषणा रहा है, यानी भारत के ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ जो आज़ादी के समय में हुई हैं, और मुख्य धारा में वो हम नहीं जान पाते हैं। जिन चीज़ें हमें पता चलनी चाहिए नहीं चलती, उनको हम पकड़ने की कोशिश योजना के इस अंक के माध्यम से करेंगे। अगर देखिए, भारत के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों की अनकही कहानियाँ, ये इसका मुख्य पृष्ठ है। इसमें देखिए 2022 से सरकार कर्तव्यकाल या अमृतकाल जिसे कह रही है, उसे कर्तव्यकाल भी कह रही है। कर्तव्यकाल हमें कई सारे कर्तव्य लोगों को देता है। भारत के प्रधानमंत्री ने उस समय पंचामृत लिया था। उस समय एक चीज़ ये भी ली थी कि हम औपनिवेशीकरण की मानसिकता से गुम होंगे। उसमें से हमारा कर्तव्य ये भी है कि हमें आज़ादी दिलाने वालों में, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो लोग रहे हैं, जो घटनाएं रही हैं, जो साहित्य रहे हैं, उनको भी हम ढूंढें, उनको भी हम जानें, ताकि जो स्वतंत्रता संघर्ष है, उनके संघर्ष के दौरान ऐसे लोग जो निस्वार्थ गतिविधियों और बलिदान राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए जो है वो आह्वान करता है कि एक स्वतंत्रता ऐसे चर्चित, जो कम चर्चित स्वतंत्रता सेनानी हैं,
इनके कार्यों को भी परिभाषित करें। यह जब आज़ादी के समय हम 75 से 100 यानी जो 25 साल है उस दौरान हम उन कम चर्चित जिन्होंने बलिदान तो दिया है उनको भी हमें जानने की ज़रूरत है, उनको भी हमें सीखने की ज़रूरत है। और ये क्या कह रहे हैं, देखिए जो हमारा संपादकीय होता है ना योजना का, हम जरूर पढ़ाते हैं क्योंकि उसमें आप पूरे उस योजना के बारे में निचोड़ जान सकते हैं। जैसे आप किसी पुस्तक को पढ़िए जो उसका प्रीफेस होता है, उसके पढ़ के आप बहुत कुछ जान सकते हैं। उसी तरह से जो योजना का संपादकीय होता है ना, उसको पढ़ के आप योजना के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो जैसे अभी क्या हमने देखा कि हमें उन लोगों को जानना है जो कम चर्चित रहे हैं लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी में अपने आप को खपाया है, उनके बारे में भी जानना हर देशवासी का कर्तव्य है। इसलिए हम अनकही कहानियों को भी जानना चाहते हैं। दूसरी बात की कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के इन नायकों ने स्वतंत्रता के साझा सपने के लिए बलिदान और समर्पण की भावना को मूर्त रूप दिया है। उनके नाम हालांकि स्मारकों पर सुशोभित नहीं हो पाए हैं, लेकिन उनका साहस और संकल्प इतिहास में गूंजता रहता है। और कई सारे जो ये कैसे कैसे गूंजता रहता है, कई सारे जो बहुत छोटे छोटे जो आख्यान हैं या किसी की किताबें हैं या कई सारे आप कहते हैं ना दंत कथाएं जो होती हैं, उनमें वो चीज़ें पाई जाती हैं, या जो लोकल लेवल पे जो अपनी अपनी इतिहास हैं उनमें वो चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे देखिए गुलामी के दौर में राजनीतिक कैदियों ने जिन कठिनाइयों को झेला था, कहाँ पे अगर आप देखें कि काला पानी की सज़ा उस समय सबसे कठोर सज़ा पाई जाती है, तो उसको कि उस कठोर दंड का जो सामना करना था उसमें न्याय पाने के लिए जो उन्होंने भूख हड़ताल की थी, वह उनके स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों को समर्पित अटूट भावना को उजागर करता था। यानी वो व्यक्ति जो काला पानी की सज़ा पाए थे, वहाँ पे जो उनका उत्पीड़न हो रहा था, अपने उत्पीड़न के खिलाफ उन लोगों ने कैसे स्वतंत्रता के लिए समानता की समान व्यवहार किया जाए, स्वतंत्र व्यवहार किया जाए, उसको लेकर जो उन्होंने भूख हड़ताल की थी, जो आंदोलन किया था, उसमें इसमें है टॉपिक, इसमें देखेंगे ना सेल्यूलर जेल की कहानी। तो उसमें एक डेविड बैरी करके एक जेलर था जो खुद को अपने को नर्क का देवता कहता था। वो कहता था कि ईश्वर हैं ऊपर हैं और एक ईश्वर अंडमान का ईश्वर मैं हूँ। और वहाँ पे जितने भी लोगों का उत्पीड़न होता था वो कहानी भी यहाँ बताई गई है। उसको पहले ही टॉपिक में यहाँ पे सेलुलर की कहानी, वो भी हम नहीं जानते हैं कि क्या वहाँ पे झेला गया था। हमारे राजनीतिक बंदी थे जिनको राजनीतिक बंदी नहीं माना जाता था, उनको कैसे उत्पीड़न किया जाता था। यानी जो काला पानी की सज़ा पाए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनमें वो बहुत चर्चित नाम नहीं रहा होगा, शायद एक नाम दो नाम जो है बी.डी. सावरकर और माखना जी का था, सोहन माखना, लेकिन उनके दौरान उनकी रचनाओं में हम उसको समझेंगे कि वहाँ पे क्या यातनाएं झेली गई है। और ये जो बात कही गई है ये 1909 से लेके 1920 के दौरान की है। और वो जो व्यक्ति था ये उसी दौरान 19 तक रहा। वो 10 सालों के दौरान की कई घटनाएं दिखाई गई हैं, खासतौर से 11 से लेकर 17 तक के दौरान, कि कैसे कई वहाँ पे वो भूख हड़ताल चला, निष्क्रिय प्रतिरोध चला। आप सोचिए कि निष्क्रिय प्रतिरोध और भूख हड़ताल को तो गांधी जी ने 15 के बाद वो आए थे और इसके बाद वो धीरे धीरे आया था, लेकिन वहाँ पे 11-12 से ही ये चलना शुरू हो गया था। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं जिनको हमें जानना है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो ये बताता है कि भारत वर्तमान में अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के गर्व में अथाह पुनरुत्थान कर रहा है और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के में पीढ़ियों से प्रेरणा के रहे स्थायी स्रोत जो कविताएं रही हैं, संगीत रहे हैं, उनके बारे में भी बताया गया है कि कैसे उसने सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में, साहित्य और सामाजिक बदलाव के रूप में इसने अपनी भूमिका अदा की है। इसमें देखेंगे कि भाषा का, जैसे आंध्र भाषा जो है, तेलुगु भाषा का स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा है, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं उनका क्या योगदान रहा है, उसको समझेंगे। इसी दौरान भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्रों की जो भूमिका रही है उसके बारे में देखेंगे। कैसे महात्मा गांधी, सरदार पटेल जैसे दूरदर्शी नेता अधिक न्यायपूर्ण और समाजपूर्ण समाज की खोज के लिए प्रेरणा लेते हैं, इसके बारे में भी वो कैसे पता चलता है समाचार पत्रों के बारे में, इसको हम जानेंगे। साथ ही में अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक जो है सुंदरता से ओतप्रोत पूर्वोत्तर भारत, जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, उस पूर्वोत्तर भारत में कैसे बहुत सारी ऐसी आज़ादी की लड़ाइयाँ और ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने कह सकते हो कि स्वतंत्रता की लड़ाई की मुख्य धारा की कहानियों में अनदेखा किया जाता है। उसको तलाशने का, उसको ढूंढने का प्रयास किया जाएगा।
जैसे ये बता रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत में स्वतंत्रता संग्राम केवल औपनिवेशिक उत्पीड़न की प्रक्रिया नहीं थी, यह स्थानीय इतिहास और परंपराओं से जुड़ा एक सूक्ष्म प्रतिरोध भी था, जिसको समझने की कोशिश है। ये कहा गया है कि ये जो इन क्षेत्र की अनकही कहानियाँ हैं, ये जो हालिया प्रयास हुआ है, इसमें जो साहस, बलिदान और परिवर्तनशीलता वहाँ की कहानियों में दिखाई देती है, वह अगर देखा जाए कि अन्य हिस्सों की वीरता से अगर आगे नहीं तो कम तो बिल्कुल नहीं है। जो भारत के जो प्रमुख मुख्य धारा की जो कहानियाँ हैं स्वतंत्रता आंदोलन की, अगर देखा जाए पूर्वोत्तर की कहानियाँ या बहुत सारी कहानियाँ, अगर उससे ज़्यादा नहीं है तो उससे कम भी नहीं है। ये हम कब जान पाएंगे? जब हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो ये बातें इसमें कही गई है। आइए ज़रा पहले टॉपिक के रूप में देखते हैं सेलुलर जेल, प्रतिरोध की गाथा। ये जो सेलुलर जेल है, ये 96 से बनना, 1896 से बनना शुरू हुआ था, 1906 तक बना था। और इसमें बनाने में भी बहुत सारे कैदियों को ले जाकर इसे बनाने में इसकी भूमिका अदा की गई थी। और इसके बाद वहाँ पे 1909 में एक जेलर आता है जिसका नाम था डेविड बेरी। वो उसी की पूरी कहानी है कि उसके उत्पीड़न और उसके विरुद्ध में, जैसे कि हमारा पूरा स्वतंत्रता संघर्ष अगर आप देखें तो आप उसको पाएंगे कि अंग्रेज़ों के, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आने और उसके प्रतिरोध में चलता रहता है। उसी तरह से ये जो व्यक्ति है डेविड बेरी, इसका जो वहाँ का जेलर बनना है और इसका उत्पीड़न और इसके द्वारा जो कार्रवाइयाँ, वहाँ से लेकर अंततः जो है ये जो 2019 में जाता है, 17 के बाद 19 के बाद जाता है और 20 में सेलुलर जेल को बंद करके, यानी वहाँ के जो काला पानी की सज़ा है, वहाँ के कैदियों को एक तो रिहाई दी जाती है, ज़्यादातर जो कुछ बचे भी रहते हैं उनको भारत के अन्य जेलों में भेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो जो डेविड बेरी है उसकी कहानी सेलुलर जेल प्रतिरोध की गाथा के रूप में विभिन्न इसी जो प्रमुख हेडिंग हैं इनके बारे में हम देखेंगे। आइए देखते हैं। परिचय के रूप में देखें तो जो सेलुलर जेल है, इसे काला पानी भी है ना, प्रचलित नाम इसका काला पानी है कि काला पानी का सजा पाए हैं। ठीक है, क्यों पाए हैं? कुछ तो एक तो अंडमान निकोबार द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में स्थित था। वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के मुख्य भूमि से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है, तो पानी के जरिए ही जाया जाता था। दूसरे, वहाँ पे जो ये जेल थी ना, वहाँ पे जितना उत्पीड़न होता था वो उत्पीड़न का इंतहा है। अभी हम देखेंगे कैसे कि देखिए कि भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद को समर्पित एक महत्वपूर्ण स्मारक रही है सेलुलर जेल, इसीलिए वहाँ पे स्मारक भी बनाया गया है। और यह देश की मुख्य भूमि से जो है 1000 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर लिख रहा है, 1000 किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। और यह जेल क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों को कैद में रखने की पसंदीदा जगह थी कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी जो क्रांतिकारी थे, जिनमें आप कह सकते हो कि जो जिन पे क्रांतिकारी या उग्रवाद का आरोप लगता था, ऐसे लोगों को यहाँ पे रखा जाता था, जिन पे बम कांड का लगता था, या जैसे गदर हुआ था 1915 का, उसके बाद वहाँ के लोग जो है यहाँ पे भेजे जाते थे। यानी जो उनको लगता था कि ये राज के लिए, ब्रिटिश राज के लिए जो ज़्यादा खतरनाक थे, उनको वहाँ पे रखा जाता था। और इस दौरान जो है अगर देखा जाए सेलुलर जेल है, तो इस जेल परिसर का निर्माण 1896 से 1906 के बीच में हुआ था। और 1905 से 1919 के दौरान इस जेल का जेलर रहा डेविड बेरी। हालांकि मैं 1909 कह रहा था, लेकिन 1905 से 1909 के बीच के रहा डेविड बेरी ने क्रांतिकारी कैदियों पर आतंक ढाया था। ये कैदी क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारत के कोने कोने से यहाँ आए लोग थे, और इन पे ये काम कर रहा था डेविड बेरी। डेविड बेरी के बारे में बी डी सावरकर का कहना है कि वो निर्दयी था, वो अमानवीय था। इसी तरह के और भी वहाँ पे रहने वाले जो है क्रांतिकारी जो बचे हैं, उनका उसके बारे में यही कहना था कि वो तो नरक था, नरक का देवता। खुद को कहता था ना कि मैं ईश्वर, यहाँ पे मैं ही ईश्वर हूँ, और खुद को वो नरक का देवता कहता था। वो कहता था ये तुम्हारा नरक है, यहीं पे तुम वहाँ पे रहो। तो पहले देखते हैं, जो पहला शुरुआत होती है 1909 में, राजनीतिक कैदियों का पहला जत्था यहाँ पे आता है। कहाँ से? अलीपुर बम कांड हुआ था, उसके दोषी जो लोग ठहराए गए थे उनको कोलकाता से यहाँ पे पहुँचे थे। और इसमें जब वे शामिल थे जिन्होंने दिसंबर 1909 को सेलुलर जेल इनको पहुँचाया गया था। इस जेल में बंद वारिन घोष ने इस जेल के जेलर डेविड बेरी को जल्लाद कहा है। वारिन घोष या वरिन घोष जिसे बोलते हैं, इनकी भी कहानी है। इस जो है इस पार्ट में नहीं है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में रहेगा। उसने इस जेलर डेविड बेरी को जल्लाद कहा था। बंद प्रसिद्ध कैदी बी डी सावरकर जानते ही होंगे, इनको लेकर कुछ लोग पक्ष विपक्ष में रहेंगे, लेकिन ये भी हकीकत है
कि ये सेलुलर जेल में रहे हैं, ये काला पानी की सज़ा भुगते हैं और वहाँ जो भी कुछ उत्पीड़न होता था उसको भी ये सहे हैं। उनका मानना था कि ये निरंकुश और अत्याचारी जेलर था। कौन था? जेलर डेविड बेरी। ये अत्याचारी था, निरंकुश था। इसके उसमें देखें कि इसमें जो है डेविड बेरी के समय सेलुलर जेल में क्रांतिकारियों के साथ राजनीतिक कैदियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था। यानी जो कैदी दो तरह से, एक तो अपराध, सामान्य अपराध, दूसरे जो राजनीतिक कैदी। राजनीतिक कैदियों को कई सारी सहूलियत मिलती थी, उनके साथ उतना सामान्य कार्य नहीं लिया जाता था, उन्हें न्यूज़पेपर, पत्र, किताबें आदि पढ़ने की आज़ादी रहती थी। लेकिन जो यहाँ पे बंद राजनीतिक कैदी थे, यानी जो क्रांतिकारी थे, उनको राजनीतिक कैदी तो छोड़ो, उससे से यानी जो सामान्य कैदी थे जिनको उनसे भी बदतर माना जाता था और इन्हें अपराधियों से भी बदतर, यानी जो समान अपराधी थे, जिन्होंने नॉर्मल अपराध किया था, उससे भी बुरा बर्ताव यहाँ पे इनके साथ किया जाता था। इसमें जो सबसे कठिन काम लिया, बहुत कठिन काम लिया जाता था, उसमें से जो सबसे कठिन काम लिया जाता था, उसमें सबसे कठिन काम था कोल्हू में बैल की जगह खुद को इनको जोता जाता था। इनको हाथ से या अपना उससे जो है कोल्हू से तेल निकालना पड़ता था, सरसों में से या नारियल से। और एक दिन का कोटा होता था कि हर व्यक्ति, हर कैदी को इतना तेल निकालना पड़ता था। अगर वो उतना तेल नहीं निकालता था तो उस पर कोड़े बरसाए जाते थे, उसको भोजन नहीं दिया जाता था। चाहे जो है मतलब जब तक वो अपना कोटा पूरा नहीं करोगे तब तक तुम काम से नहीं हट सकते हो, चाहे भोजन किए हो या नहीं किए हो। इस तरह की चीज़ें की जाती थी। तो जो कोल्हू से तेल निकालने वाली जो बात है, जो बैल की जगह इनको किया जाता था, ये सबसे कड़ी सज़ा में से एक माना जाता था। अब ये सज़ा चल ही रही थी, इससे परेशान हुआ था। तो पहला मामला आया था कि प्रतिरोध की शुरुआत हुई थी सेलुलर जेल में 1911 में। एक पंजाबी कैदी थे नंद गोपाल, 1911 में पंजाबी कैदी नंद गोपाल। संभवतः हम सब नहीं जानते होंगे कि नंद गोपाल ने क्या किया था, लेकिन वो राजनीतिक कैदी थे, तो कहीं ना कहीं वो उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधि करके आए थे। लेकिन ये सोचिए, जब वहाँ जेल में बंद थे तब भी वो 1911 में क्या कर रहे थे कि इन्होंने सेलुलर जेल में प्रतिरोध की आवाज़ उठाई थी। इन्होंने स्वराज, ये क्या करते थे, स्वराज अखबार में लेख लिखने के कारण इन्हें 10 वर्ष की सज़ा मिली थी। स्वराज अखबार जो साप्ताहिक था, उसमें लेख लिखने के कारण इन्हें 10 वर्ष की सज़ा मिली थी। और नंद गोपाल ने कोल्हू से तेल निकालने को लेकर निष्क्रिय प्रतिरोध शुरू कर दिया। यानी कोल्हू से तेल निकालना होता है, तंग आके इन्होंने एक दिन गए, अपना थोड़ा सा काम किए इधर उधर, धीरे धीरे, फिर आकर बैठ के खाना खाने लगे और इन्होंने काम नहीं किया। इनको जब पीटा उटा जाने लगा, सब कुछ किया जाने लगा, तो भी ये निडरता से रहे। वो लोग गाली देते थे तो ये भी गाली देते थे। यहाँ तक कि जब जेलर और डेविड बेरी अपने को भगवान ही मानता था, जब ईश्वर मानता था, जब वो आता तो भी उन्होंने उठना नहीं शुरू किया। और धीरे धीरे देखते देखते और जो उत्पीड़न होता गया उसके कारण और सारे लोग भी इनके इसी व्यवहार को अनुसरण करने लगे। अंततः जेल प्रशासन पहले तो दंडित करता है, लेकिन अंततः थक हार कर कैदियों को आश्वासन दिया कि उन्हें तेल मिलों में काम नहीं करना पड़ेगा। यह सेलुलर जेल के राजनीतिक कैदियों की पहली बड़ी जीत थी। छोटी सी जीत थी, लेकिन इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध के द्वारा अपनी अधिकारों को माना था। कहाँ पे? बिल्कुल एडवर्स स्थिति में। यहाँ पे आप सोचिए कि एक छोटा सा टापू था, उसको काला पानी बोला ही जाता था, वहाँ पे इन्होंने प्रतिरोध किया था। लेकिन ऐसा नहीं कि ये जो चीज़ चला वो बस ख़त्म हो गया। उसके बाद एक नया दौर शुरू हुआ उसी जेल में 1912 में, आभासी नरक। वो नरक था लेकिन अब वर्चुअल नरक हो गया। यानी कहा गया कि जो है वो काम न करें कुछ दिन के लिए, लेकिन ये चीज़ें सिर्फ वो कही ही गई। बाहर जाते थे लोग, उसको और ज़्यादा काम करवाते थे, गाली देते थे, मारपीट करते थे। इसमें इतना तंग हो गया था कि एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी और एक व्यक्ति तो पागल हो गए थे। कौन थे आत्महत्या करने वाले कैदी यहाँ के? तो देखिए, 28 अप्रैल को रात को एक कैदी थे इंदुभूषण रॉय। इन्होंने अपनी कमीज को ही फाड़कर रस्सी बनाकर आत्महत्या की थी। सोचिए कितना उत्पीड़न होता होगा। इनके बारे में जो है बीडी सावरकर कहते हैं कि जब भी मैं इनको देखता था, उनकी किताब लिखी है, जब भी मैं इनको देखता था तो ये इनको भूसी से और उसके तेल से सने रहते थे। इतना ज़्यादा इन पे लोड था, हथकड़ी बांध के इनको किया जाता, यानी उत्पीड़न की इंतहा थी। और इसने पहले व्यक्ति इंदुभूषण राय ने आत्महत्या कर ली थी। उसी के बाद कुछ समय एक उलास्कर दत्ता थे, ये खुशमिजाज व्यक्ति थे, लेकिन पीड़ा इतनी ज़्यादा हुई कि इन्होंने जो है ये पागल हो गए थे।
जब ये सारी चीज़ें हुई तो फिर वो बात बढ़ी। फिर दूसरी आम हड़ताल होती है 1912 में। इसमें इंदुभूषण की आत्महत्या और उल्लासकार के पागलपन ने सेलुलर जेल के दूसरे आम हड़ताल को जन्म दे दिया। राजनीतिक कैदियों ने डेविड बेरी के आगमन पर सम्मान के प्रतीक के रूप में खड़ा होने से इनकार कर दिया। जेल अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा का जवाब और भी अधिक बलपूर्वक दिया। और चिसुरा के नानी गोपाल 72 दिनों तक वो भूख हड़ताल पे रहे थे, जबकि 1.5 महीने से अधिक समय तक उपवास रखने के बाद उसमें उनकी स्थिति खराब हो गई थी। उसके बावजूद भी उनको उस असहाय अवस्था में भी उनको बेड़ियों से बांधकर किया गया। क्या ये नानी गोपाल या ये सब नाम हम पहले जानते थे? नहीं जानते थे, क्योंकि ये ऐसे हीरो थे जिनका बहुत लाइमलाइट नहीं था, लेकिन ये भी एक लड़ाई लड़ रहे थे स्वतंत्रता की, समानता की। कहाँ पे? काला पानी में, सेलुलर जेल में एक अन्याय से। अगर हमें आज़ादी की लड़ाई कुछ सीख देती है तो इनकी भी लड़ाई तो और भी ज़्यादा सीख देती थी, क्योंकि 72 दिन तक भूख हड़ताल इन्होंने किया था। हमें यहाँ के राजनीतिक, हमें मेनलैंड पर तो पता है, लेकिन वहाँ पे क्या रहा था वो पता नहीं है। अंततः 6 दिसंबर 1912 को हड़ताल समाप्त हो गई। उसके बाद राजनीतिक कैदियों को कुछ रिहाई दी गई। साथ ही में और भी बात आई, उससे परेशान होकर भारत सरकार ने अप्रैल 1914 में एक अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसरण में पुलिन बिहारी दास एक थे, उनको छोड़कर बाकी सभी जो सजा काट रहे कैदी थे वहाँ से अन्य भारतीय जेल में वापस भेज दिए गए थे। यानी जो आंदोलन शुरू हुआ था उसकी कहीं ना कहीं सफलता उन्हें मिली थी, उन्हें दूसरे जेल में भेज दिया गया था। लेकिन एक नया दौर फिर शुरू हो जाता है जब भारत में गदर होता है, गदर आंदोलन होता है, फेल हो जाता है। उसमें कई सारे राजनीतिक बंदी पकड़े जाते हैं और फिर वो बैच कहाँ आता है? फिर उन राजनीतिक बंदियों को, क्रांतिकारियों को, हमारे क्रांतिकारी भाइयों को सेलुलर जेल में लाया जाता है। और जब वो लाया जाता है तो स्वागत जेल जो है जेलर बेरी कहता है, बेरी ने पहले ही तय कर लिया था कि स्वराज की मांग करने वाले इन उग्रवादियों को तेल मिल में कठोर यातनाएं दी जाएगी। यानी जो सजा देने का काम करना था वो डेविड बेरी का कर रहा था, और उसने वो सारी चीज़ें यहाँ पे की ही। उसने राजनीतिक कैदियों को अक्सर दंडित किया, कोड़े मारना, 6 महीने तक कोठरियों में बंद करना, बेड़ियाँ लगाना, कम आहार देना, हथकड़ी रखे रखना, छोटे पिंजरों में कैद करना। यहाँ पे एक मास्टर छतर सिंह, कुछ नाम आप लोगों ने सुना होगा, अमर सिंह, ज्वाला सिंह, लाल सिंह ने सालों तक ऐसे पिंजरों में कैद रखा गया। छतर सिंह को कई वर्षों तक पिंजरे में कैद रखना पड़ा था, जिसके लिए अंततः सोहन सिंह भागना नाम सुने होंगे, उन्होंने भूख हड़ताल की थी। उसके बाद छतर सिंह को पिंजरे की कैद से मुक्त किया गया था। तो एक हमारे क्रांतिकारी वहाँ लड़ाई लड़ रहे थे, जिनके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। इन सब के राजनीतिक कैदियों ने अपने पूर्ववर्तियों का, चूंकि वहाँ पे वो हो चुका था, तो उनसे उसी तरह सीख लिया था कि वो निष्क्रिय प्रतिरोध करना शुरू कर दिए। वो लोग भी जेल अधिकारियों को सम्मान करना और इस तरह की चीज़ें नहीं देती थी, जिससे कहीं ना कहीं जेल अधिकारियों में भी वो भाव आने लगा कि उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। इसी तरह से हड़ताल की अवधि में जेल के अधिकारियों को थका दिया था। सरकार भी लगातार पूछताछ कर रही थी, जिससे वो जो शर्मिंदा होना पड़ा था उन लोगों को, और जेल में सम्मान नहीं मिल रहा था, क्योंकि पहले जाते थे लोग खड़े हो जाते थे। लोगों ने जो कैदियों ने कहा कि हम खड़े ही नहीं होंगे, तुम्हें जितना इंतहा करना है वो कर लो। अंततः जो वहाँ के और लोग थे वो राजनीतिक कैदियों के साथ उन्होंने संबंध बनाया, उनको हल्का काम दिया, उन्हें हड़ताल खत्म करने और काम शुरू करने के लिए कहा, और उन्हें राजनीतिक कैदियों की तरह वो सामान्य मांग दिए जाने लगी। इसके बाद एक दौर आता है 1917 के बाद, जिसमें नरक के देवता डेविड का अंत हो जाता है। देखिए, जब कोई आतताई शासक रहता है ना, जब उसका शासन खत्म होता है तो उसका समय बहुत बुरा होता है। डेविड बेरी का भी समय ऐसा ही रहा था। जब ये घटना हुई थी, यानी जब उन्हें राजनीतिक कैदियों की हैसियत मिल गई थी, जहाँ सोचिए किसी को लगा था कि हम उसको नरक में डालेंगे, और जब उन्हें राजनीतिक कैदियों जैसी दर्जा मिल गया था तो उससे इसका अहंकार चूर चूर हुआ था। और कभी पोर्ट ब्लेयर का स्वयंभू देवता अब एक पत्थर का टुकड़ा बन गया था। यानी कभी किसी चीज़ को पूजा जाता हो, उसको यूं ही छोड़ दे तो उसको कितना आघात पहुंचता है। ये आघात इतना था कि किसी भी देखिए जो वहाँ के लोग थे वो राजनीतिक कैदियों के साथ किसी भी तरह की परेशानी या टकराव से बचने के लिए अधिकारियों द्वारा प्रयास किए जाने लगे थे। उन्हें हल्का काम दिया जाता था, किताबें, अखबार पढ़ना, ये सारी चीज़ें दी जाती थी। इससे नरक का देवता डेविड बेरी खुश नहीं था, और वो इतना परेशान हुआ कि वो बीमार हो गया। उसने छुट्टी ले ली। 4 लोग उसे लाद के जहाज पर चढ़ाते हैं और भारत की मुख्य भूमि पर उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये घटना के बाद ही
जो है अंडमान में सेलुलर जेल का जो खलनायक था वो समाप्त हो जाता है। बाद में सरकार ने और इस तरह के जो है आंदोलन था उसमें ब्रिटिश सरकार 1920 में सेलुलर जेल को बंद कर देती है। वहाँ के सारे मतलब कैदियों को जो है रिहाई दे देती है, सामान्य माफ़ी दे देती है और 1921 तक सभी कैदियों को वहाँ से हटा के अंततः सेलुलर जेल बंद कर दिया जाता है। तो ये जो सेलुलर जेल है ये बताता है प्रतिरोध की कहानी। एक कहानी ऐसी भी जो शायद हम न जानते हों या संभवतः जानते हों कि वहाँ पे भी एक तरह से आंदोलन चल रहा था। किसके खिलाफ? स्वतंत्रता और समानता की। जेल के अंदर में भी जो समानता है वो हमें मिलनी चाहिए। अधिकारों की लड़ाई की, आप परिस्थितियाँ कैसी भी हो, उत्पीड़न कैसा भी हो, लेकिन आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, ये शांतिपूर्ण तरीके से लड़ना चाहिए। ये बातें वहाँ पे बताई जा रही थी। कब? जब उस यानी आप देखिए कि गांधी जी के आंदोलन में जो निष्क्रिय प्रतिरोध इस तरह की चीज़ें आई, सत्याग्रह, ये सब तो बाद में आई ना, 15, 16, 17 के बाद। उसके पहले भी वहाँ पे ये चीज़ें चलनी लगी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। रानी अबक्का, देश की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी। इनके बारे में हालांकि एक दंत कथाएँ बहुत थी और कर्नाटक में तो इनका दिवस भी मनाया जाता है। इनके बारे में जो है बहुत सारी इनका एक उस चलता है, लेकिन इनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। हालांकि कुछ अगर न्यूज़ देखेंगे पिछले 1-2 सालों में न्यूज़ में रहा है, इनको लेकर भी योजना ने लेख लिखा है। उसमें ये बात कहा गया है कि रानी अबक्का, उनके शासनकाल और उसमें जो भी उनका मेन जो भूमिका रहा है वो पुर्तगालियों को रोकने का और एक लोकप्रिय रानी के रूप में अपनी भूमिका, जो जनसाधारण के साथ घुली मिली रूप रहती है, अपनी भूमिका इनका निभाने का था। देखते हैं कौन थी रानी अबक्का। देखिए, एक थोड़ा सा अभी यही बता दें, रानी अबक्का के बारे में ये कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये टाइटल था और इसको लेकर 3 रानियों के बारे में है, लेकिन जो मेन रानी थी वो पहली ही रानी थी। बाकी ये कहा गया कि वो तीनों एक ही हैं। रानी अबक्का के बारे में जो कहा जाता है, जिनके बारे में मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बाकी वो सारी कथाएं ही हैं। तो ज़रा देखते हैं कि ये कौन है। महिला स्वतंत्रता सेनानियों में अगर किसी से भी कहे कि रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र आता, लेकिन आज से 500 साल पहले वीरांगना रानी अबक्का, इनका नाम था अभय रानी। अभय रानी यानी जिसने भय को जीत लिया हो, वो नाम था इनका। रानी अबक्का ने फिरंगियों को नाको चने चबवा दिए थे। वे देश में औपनिवेशिक आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। यानी 1540 से 1570 के दौरान इनका शासनकाल था और उस दौरान ये पुर्तगालियों से लगातार लड़ती रही। एक बार नहीं, लगातार लड़ती रही। और औपनिवेशिक आक्रमणकारी सत्ता, पुर्तगाली भी तो औपनिवेशिक सत्ता ही थे, वो उस तरह से नहीं पनप पाए, अलग बात है, लेकिन उन्होंने भी कोशिश की। गुजरात में, अब भारत में, गोवा में, भारत में तो सबसे बाद समय तक तो देखा जाए तो पुर्तगाली ही रहे थे, तो वो उनसे लड़ती रही थी और इसके लिए इनको लड़ने वाली पहली भारतीय महिला माना जाता है। ये कर्नाटक के उल्लाल नगर था, इसके प्रसिद्ध चौटा घराना था। इसमें जन्मी रानी अबक्का का पूरा नाम अभया रानी अबक्का चौटा था। इनका रानी अबक्का चौटा था, लेकिन अभया रानी इन्हें टाइटल मिला हुआ था। यह उल्लाल नगर में 1525 से 1570 तक शासन किया था और इनकी जो लड़ाई हुई थी में पुर्तगालियों से, वो 44 से लेकर 67 से 70 तक की इनकी लड़ाई हुई थी। इनके बारे में अगर और समय, तो उस समय उल्लाल वंश में पितृवंश की जगह मातृवंश का परंपरा था। पितृवंश में क्या होता है कि पिता का वारिस पुत्र होता है, यानी राजा पिता है तो बड़ा बेटा या जो भी उसका राजा बनेगा, लेकिन वहाँ पे मातृवंश चलता था। रानी की बड़ी बेटी जो है या जो बेटी होती है वही रानी बनती थी, तो वहाँ पे मातृवंशी परंपरा थी। जैन शासन था अबक्का का और इन्होंने सिंहासन संभाला था। इनके बारे में पता है कि घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या में महारत हासिल था। जैसे हमारे यहाँ अग्नि बाणों की परंपरा की बात है ना, इनके बारे में कहा जाता है कि ये लास्ट योद्धा हैं जिन्होंने अग्नि बाणों का प्रयोग किया था। एक इनके बारे में ये भी दंत कथाएँ हैं। यानी देखिए कि रानी अबक्का ऐसी आखिरी शख्स थी जिन्होंने युद्ध के दौरान अग्नि बाणों का उपयोग किया था। उनकी बहादुरी और रण कौशल के कारण ही अभया रानी भी इन्हें कहा जाने लगा था। ये बहादुर तो थी ही, इनके दौरान, इनके शासनकाल में जो है व्यापार भी फल फूल रहा था उल्लाल नगर का। क्यों? क्योंकि इन्होंने शांति स्थापित करने की कोशिश की थी। इनके बारे में कहा जाता है एक पुर्तगाली जब गया था इनके बारे में जानकारी करने,
तो ये एक पुल बनवा रही थी, वहाँ पे ये मजदूरों के साथ बिना नंगे पाँव उसी तरह से साधारण कपड़े में थी, लेकिन वो कहता है इनके चेहरे पे तेज था जो है, लेकिन ये एकदम साधारण थी, लोगों के बीच में रहती थी, न्यायप्रिय थी और बहादुर की तो बात ही नहीं कहना है इनके बारे में। और इनकी बातें देखा जाए कि अबक्का ने मंगलूर की बंगा रियासत के राजा लक्ष्मणप्पा अरसा संग इनकी शादी हुई थी, लेकिन पति से रिश्ते खराब थे, अलग हो गई थी, वापस आ गई थी, उल्लाल आ गई थी। इनके समय में उल्लाल जो उनका जगह था वहाँ पे मध्य पूर्व के देशों से मसाले, चावल, कपड़े का निर्यात किया जाता था। उसके शासनकाल में पुर्तगाल के व्यापारी हिंद महासागर के समुद्री रास्तों पर कब्जा कर चुके थे, इसलिए रानी अबक्का ने अपने राज्य में जो है इसको यानी जब कब्जा कर लिए थे तो इनको बल्कि तटीय क्षेत्रों में भी कब्जा हो गए थे, जिसके कारण इनका टकराव हुआ था। रानी अबक्का स्वयं जैन धर्म की मानने वाली वो व्यवस्था थी जो है अबक्का शासन, लेकिन ये हिंदू, मुस्लिम, जैन सभी धर्मों के साथ बराबर सम्मान करती थी और उन्हें एक न्यायप्रिय शासक माना जाता था जो लोगों के बीच में रह के शासन करती थी। यानी रानी होने के बावजूद भी रानी जैसा कोई भी अहंकार नहीं था। 1525 में उल्लाल में दाखिल हुए थे पुर्तगाली। देखिए सन 1925 में पुर्तगाली उल्लाल पहुंचे और उल्लाल के व्यापार को कब्जाने के फिराक में थे और उनके पति ने भी उनका समर्थन किया, क्योंकि उनका पति उस समय पुर्तगालियों से लड़ना नहीं चाहता था, वो शांति चाहता था, लेकिन फिरंगी उनके आगे नहीं टिक सके। 1925 के आसपास पुर्तगालियों ने दक्षिण कन्नड़ के तट पर हमला किया और मंगलुरु के बंदरगाह को भी तबाह कर दिया था, लेकिन फिरंगी पुर्तगालियों के इरादे से भागते हुए अबक्का ने पुर्तगालियों को उल्लाल से बाहर खदेड़ दिया। इसके बाद वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, लेकिन लगातार इनकी लड़ाई उनसे चलती रही थी और एक तरह से देखा जाए तो पुर्तगालियों से इन्होंने यानी कई बार जो है वो लिया था और अपने राज्य की रक्षा की थी। ठीक है, यानी ये पुर्तगाली व्यापारियों की सेना को 1-2 साल नहीं बल्कि कई दशकों तक उल्लाल में इन्होंने घुसने नहीं दिया था। अबक्का के समृद्ध राज्य पर पुर्तगालियों ने जब जब हमला किया, अबक्का ने अपने शौर्य और रणकौशल से उन्हें नाकाम कर दिया और अंत में पुर्तगालियों को कर्नाटक की भूमि से भागना पड़ा था। हालांकि एक बार तो इनके पति के धोखाधड़ी से यानी इनको जो है पकड़ी भी गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को बचाया, अपने रणकौशल के द्वारा, अपनी कूटनीति के द्वारा बचाया और फिर उनका मुकाबला किया था। ठीक है, अगर इनके बारे में जो दंत कथाएँ चलती अगर देखें तो ये बेहद लोकप्रिय रानी थी। वह इस तथ्य से भी प्रमाणित होता है कि वह आज भी वहाँ की लोक कथाओं का हिस्सा है। रानी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी लोकगीतों और यक्षगान के माध्यम से सुनाई जाती है। जो तुलुनाडु केरल का तटीय इलाका है, वो एक लोकप्रिय नाट्य है, वहाँ पे रानी अबक्का की कहानी सुनाई जाती है। अबक्का को एक श्यामवर्णी और सुंदर महिला के रूप में भी चित्रित किया जाता है, जो हमेशा एक आम महिला की तरह ही साधारण कपड़े पहनती हैं। अभी ऊपर दिखाया भी था पिक्चर कि वो साधारण कपड़े में रहती थी। उन्हें एक देखभाल करने वाली रानी के रूप में चित्रित किया गया, जो न्याय करने के लिए देर रात तक काम करती थी। ठीक है, तो ये रानी अबक्का से जुड़ी जो दंत कथाएँ हैं। कुछ विवरण यह भी दावा करते हैं कि उनकी 2 समान रूप से बहादुर बेटियां थीं, जिन्होंने पुर्तगालियों के खिलाफ उनके युद्धों में उनके साथ दिया। हालांकि परंपरा तीनों को यानी माँ, बेटी और 2 बेटियों को एक ही व्यक्ति के रूप में मानती थी कि एक ही है रानी अबक्का। इनके पर अबक्का का उत्सव भी मनाया जाता है कर्नाटक में, और कुछ लोगों द्वारा मांग की जा रही है कि कुछ एक जो एयरपोर्ट है उनका नाम इनके नाम पे रखा जा सके। तो ये भी एक कहीं ना कहीं अगर सोचिए कि आज से 500 साल पहले एक महिला शासिका ने पुर्तगालियों को, जो उस समय काफ़ी ताकतवर सत्ता थी, उनका हिंद महासागर में कब्जा था, उन्होंने अंग्रेज़ों तक को लोहा वो दे दिया था दुनिया में, उससे लड़ाई लड़ी थी और लगातार करीब अगर देखा जाए तो लगभग 30-40 साल तक लगातार पुर्तगालियों से वो लोहा लेती रही और उनको खदेड़ती रही, और कहीं ना कहीं जिसके कारण उल्लाल में सुख समृद्धि भी आता रहा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हमारे आज के पार्ट में है। नेक्स्ट पार्ट में जो योजना रहेगा उसमें हम देखेंगे कि गुजरात के बारे में क्या है, कि गुजरात के अनकहे जो भी सेनानी रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम में, जिन्होंने कहीं ना कहीं भूमिका अदा की है। स्वतंत्रता संग्राम का मतलब ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ एक दौर है 1800 150-200 सालों का, ना 90-100 साल। वो बड़ी लंबी लड़ाई चली थी, कई सारे धारा थे जो किसी न किसी अपने व्यक्तिगत कारण और भी कारणों से वह औपनिवेशिक सत्ता से लड़ रहे थे। वो औपनिवेशिक सत्ता फ्रांसीसी भी हो सकते हैं, पुर्तगालीज भी हो सकते हैं और
कौन हो सकते हैं? जो है ब्रिटिश तो था ही था। ठीक है, चलिए आज के लिए इस अंक में जो है पार्ट में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नमस्कार, धन्यवाद।